Netaji Subhash Chandra Bose. It's not only the name, but it's a symbol of heroic leader, courage, warrior, counterblast, and devastating fire. His patriotism towards India has left a mark in the hearts of Indians. He was the most influential freedom fighter with extraordinary leadership skills and a charismatic orator. Bose emerged to be a great representative leader of common mass in first half of 20th century. Subhash Chandra Bose was remembered for his active, aggressive role in Indian nationalist movement. He was an ardent believer of socialism and radical ideas. He believed that freedom couldn't be gained until and unless Indians come to a front war with British. Till the last day of his life, as an active freedom fighter, he kept the spirit of fighting against British. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती देवी। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही मेधावी छात्र थे। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईएएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में ये परीक्षा पास करनी थी। आखिर उन्होंने परीक्षा देने की फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए परीक्षा की तैयारी करने के लिए। आखिर 1920 को उन्होंने आईसीएस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए चौथा स्थान में, पर दिमाग में तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्श ने कब्जा कर रखे थे। ऐसे में आईसीएस बनकर वो अंग्रेजी की गुलामी कैसे करेंगे, इसलिए 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष देश के काम करना चाहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार सुभाष महात्मा गांधी जी से मिले। 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। बहुत ही जल्दी सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काला झंडा दिखाया। कलकत्ता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष ने कुल 11 बार कारावास हुआ। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। वहाँ वो इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। उस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। वह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था, मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व देना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टभी सिद्धरामैया को चुना था। चुनाव हुआ। चुनाव में 203 मतों से चुनाव जीत गए सुभाष चंद्र बोस, परंतु गांधी जी ने पट्टभी सिद्धरामैया की हार को अपनी हार बनाकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वो सुभाष की तरीकों से सहमत नहीं है तो कांग्रेस से हट सकते हैं। 1939 का वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतना बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं वो अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष की कोई सहयोग नहीं दिया। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने
कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप ही एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। 1941 को वो पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में अपने घर से निकले और पेशवर पहुंचे। सुभाष पेशवर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। कई साल पहले हिटलर ने मेन कैंप नामक आत्मरचित लिखा था। उस किताब में उन्होंने भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराज़गी व्यक्त की। हिटलर ने अपनी किए पर माफ़ी मांगी और मेन कैंप के अगली संस्करण में वो परिच्छेद निकालने का वचन दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी आज़ाद हिंद फौज की प्रधान सेनापति भी बन गए। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में ये संदेश भी दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौज ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिया। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज का पलड़ा भारी पड़ गया और दोनों फौज को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस की सहायता मांगने के लिए निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। उसी सफ़र के दौरान वो लापता हो गए और ऐसे ही नेताजी की मृत्यु भारतीय इतिहास के सबसे बड़ा रहस्य बन के रह गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।